नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये वर्कशीट ये मॉक टेस्ट 3 जो मैंने शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रुको मैं पूरा एकदम धुआं धुआं कर देंगे, देखो ना। कह रहा है कि सन्यागर कातर हिमालय रचना के आधार पर क्रमशः इसका परिचय क्या है। सन्यागर सन्यागर कातर हिमालय रचना के आधार पर इनका परिचय क्या है। तो देखो, ये जो है ना, ये ये 3 प्रकार का बनावट होती है ना, वो 3 प्रकार का होती है। सन्यागर, कातर, हिमालय रचना के आधार पर आप देखोगे तो शब्द यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बनावट के हिसाब से आप देखोगे ना तो ये होती है। ठीक है, तो यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। सन्यातर, कातर और हिमालय संरचना के आधार पर परिचय कीजिए। ये एक यौगिक है, एक रूढ़ है, योग रूढ़ है। ठीक है, समझ रहे हो। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होती है, देखो। जिन शब्दों के खंड में सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे कान, नाक, पीला, कातर, झंड, ये सब क्या है, रूढ़ कहते हैं। रूढ़ 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 कहा जाएगा। कातर। यौगिक क्या होती है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक जैसे बबूला, पीला, पान, दूध वाला, सेना, गाढ़, घुड़सवार आदि। और योग उसको कहा जाता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर उनका विचार अपने समान अर्थों को छोड़कर किसी परंपरा विशेष में परिचायक होते हैं, उसी को कहा जाता है। लंबोदर, जलपन, हिमालय। तो समझ में आ गया। फिर देखो अगला है, मृगयनी समास क्या कहता है। मृगयनी समास कहता है कर्मधार, कर्मधार। मृगयनी का समास विगर्भ मृग के समान नयन वाली होती है। यह कर्मधार समास है, कर्मधार के समस्त पद पर उसे प्रधान होती है। ठीक है, जैसे यही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है। मुहावरा, घड़ो घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, इसका लज्जित होना, लज्जित होना, लज्जित होना। ठीक है, घड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना। ट्रांसलेट टू गिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यह काम मेरी मजबूरी है, कंपल्सरी। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट इज माई कंपनसेशन टू डू वर्क दिस पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो इस तरह का पूछने लगा है अब दरोगा में, दरोगा में पूछने लगा है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन एडवाइजिंग मी, गिव मी मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी साइड्स, बी साइड्स। बी साइड इसलिए होगा क्योंकि इस पे प्रीपोजिशंस का अर्थ ही होता है कि एडिशंस टू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये देखो 4 क्वेश्चन जो था ना वो हिंदी इंग्लिश के था। 4 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के था। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मायने रखता है। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगले चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना उसके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखो अब इसका आर्टिकल्स पढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले 324 में इनका आर्टिकल्स है, 325, 326, 327 और 328 और 329। देखो 324 क्या कहता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जिसका काम होगा समय समय पर इलेक्शन कभी करवाना, जैसे राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, ये सब। और जो भी उपचुनावें होती है
सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होती है। जैसे बिहार में विधानसभा चल रहा है, कौन करा रहा है, सभी जान रहे हो। 324 में इलेक्शन कमीशन का काम होगा इलेक्शन करवाना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का। 325 में कहा गया है कि किसी भी मतदाता को आप जाति धर्म के आधार पे उसे वंचित नहीं कर सकते हो या वोटर लिस्ट से आप बाहर नहीं कर सकते हो। और 325 में ये भी कहा गया है कि आप धर्म के आधार पे वोटर लिस्ट नहीं तैयार कर सकते हो, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए एक अलग से आपने वोटर लिस्ट तैयार कर दिया, हिंदू के लिए अलग से, तो नहीं कर सकते। तो ये बातें 325 में कहा गया। 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट किया जाएगा, मतलब जिसकी एज 18 वर्ष हो चुकी है वो वोट देने के लिए अप्लाई करेगा, और एक वोट एक पर्सन के बराबर होगा। एक वोट जो होगा वो एक ही पर्सन के बराबर होगा, चाहे पर्सन कितना भी अमीर हो या गरीब हो, वो मैटर नहीं करेगा। एक वोट एक पर्सन, समझा। अगर मान लो वोट अंबानी, मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं तो, और एक गरीब पर्सन कर रहा है तो बात सेम है, ठीक है। 326 में कहा गया है। 327 में देखो क्या कहा गया। 327 में कहा गया है कि चुनाव से रिलेटेड कोई भी कानून संसद बना सकता है, संसद बना सकता है। और 328 में कहा गया है कि कोई भी कानून राज्य अपना विधानमंडल बना सकता है, ठीक है, विधानमंडल बना सकता है। 327 में संसद बना सकती है, 328 में विधानमंडल बना सकती है। और 329 में कहा गया है कि अगर मान लो कि इलेक्शन हो रही है तो बीच में सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे बिहार में अभी चुनाव हो रहा, तो आपने देखा कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, 9 नवंबर के था, तो फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दफा में विरोध कर दे कि नहीं आपने फर्स्ट फेज का जो चुनाव करवाया वो सही से हुआ नहीं, आपको कैंसिल कीजिए और फिर से कीजिए। नहीं, ऐसा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जब तक का इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता और उस पर रिजल्ट नहीं आ जाती, तब तक आप कोई भी वर्डिंग नहीं कर सकते हो, कोई भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो ये 329 में बोला गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन में ही था, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पे ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ये कंफर्म है, समझ में आ गया। हाँ, और चुनाव आयोग का काम क्या है? बहुत सारे काम है, निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव को संचालित करवाना, ये सब काम चुनाव आयोग का है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। करा भारत में निम्नलिखित राज्यों को सही कलाक्रम में पहचान कीजिए जिसके कूटनीति है। देखो हाँ, कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों को गठन जो गठन हुआ था ना, उसके आधार पे सही कालक्रम में पहचान कीजिए और लिस्ट कीजिए। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। देखो मतलब ना कौन समय कब राज्य गठित हुआ था, तो देखो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। फिर हरियाणा जो था वो 1966 में बना था, 1966 में बना था। और हिमाचल प्रदेश था वो 1971 में बना था, 1971 में। और सिक्किम बना था, सिक्किम जो बना था वो 1975 में बना था, 1975 में, ठीक है। त्रिपुरा जो बना था, त्रिपुरा जो बना था वो 21 जनवरी 1972 को बना था, 1972 को। और नागालैंड जो है वो बना था 1 दिसंबर 1963 को बना था, 1 दिसंबर 1963 को बना था। तो वो गुजरात और महाराष्ट्र जो थे वो दोनों 1 मई 1960 में बने थे, 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। और गोवा जो था वो हुआ था 30 मई 1987 को हुआ था। और लास्ट है झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 2000
को अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। इतने राज्य की स्थापना हुआ था। तो देखो आपसे पूछा जा रहा है ना, अब इसमें देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कब हुआ था? 1953 में। आंध्र प्रदेश का 1953 में, आंध्र प्रदेश 1953 में। हिमाचल प्रदेश कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश हुआ था 1971 में, 71 में, ठीक है। हरियाणा कब हुआ था? हरियाणा, हरियाणा हुआ था 1966 में, 1966 में। और सिक्किम कब हुआ था? सिक्किम 1975 में, 1975 में। और त्रिपुरा कब हुआ था? त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में, 1972 में। तो देख लो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? सबसे पहला स्थापना हुआ था आंध्र प्रदेश का, सबसे पहला आंध्र प्रदेश का, उसके बाद त्रिपुरा का, नहीं 1966 के बाद 1972, फिर 75, फिर 71। तो सबसे पहला किसका हुआ था? सबसे पहला आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। फिर आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद किसका? 1966 हरियाणा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा, फिर सिक्किम, ये था, ठीक है। समझ आ गया? तो ये याद रखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना टफ क्वेश्चन है, मानो ना तो टफ क्वेश्चन है। जब तक इसमें डेट याद नहीं रहेगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तुक्का ही मारना पड़ेगा, नहीं तो डेटा याद करना पड़ेगा। वो ऑप्शन भी देख रहे हो ना, 5 ऑप्शन है, तो पांचों का आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं कुछ याद कराता हूँ, जैसे जैसे मैं ये याद करा सकता हूँ कि गुजरात और महाराष्ट्र जो था ना, गुजरात और महाराष्ट्र वो 1 मई 1960 को अलग हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग हुआ था एक दूसरे से, ठीक है, मतलब स्थापना हुआ था। फिर है गोवा, गोवा 30 मई 1987 को हुआ था, 30 मई 1987 को। झारखंड 1 मई 2000 को, 1 मई 2000 को। फिर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर हुआ था 1953 में। हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975, त्रिपुरा 1972 और नागालैंड क्या हुआ था 1963 में, 1963 में, ठीक है। सूचीबद्ध करना है कि कौन सा कितना सही है। देखो भारत और नियंत्रक महालेख परीक्षा का होती है 148, 148, ठीक है। वित्त आयोग होती है 280, 280। फिर है संघ लोक सेवा आयोग 315, 315। तो प्रशासनिक ये 323 का एक। तो एक का देखो, एक का क्या हो जाएगा? एक का 3, बी का 2, डी का 1 और सी का 4। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ से ए का 3, ए का 3 एक ही में है, और ए का 3, ए का 3, ए का 3 और डी का 1, ए का 3, डी का 1, बी का 2, ए का 3, डी का 1, बी का 2। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात किया गया। उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? 226 के तहत जारी करता है। इनमें कौन सा रिट जारी कर सकता है? देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की होती है। देखो जब भी कोई व्यक्ति को अगर मान लो मतलब क्या बोलते हो, गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसको बोला जाता है बंदी प्रस्तुतीकरण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रस्तुतीकरण जारी करता है। तो वो 5 तरह का रीट होती है। रीट कितने तरह का होती है? 5 तरह का। मैं देखो 5 तरह का पूरा रीट आपको समझाता हूँ अच्छे से। 5 तरह का रीट होती है ना, उसको मैं समझाता हूँ। देखो तो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक देखो, एक होती है ना, एक तो होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो होती है वो 226 के तहत जारी करता है, ठीक है। 226 के तहत जारी करता है, 226 के तहत, ठीक है, 226 के तहत जारी करता है।
ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब आती है बंदी प्रस्तुतीकरण। देखो बंदी प्रस्तुतीकरण जो होती है, मान लो ना बंदी प्रस्तुतीकरण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखो 4 तरह का होती है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। देखो एक होती है देखो एक तो होती है परमादेश, एक होती है परमादेश, अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध। देखो संविधान का जो 32वां है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के। मैं संविधान के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक होती है हैबियस कॉर्पस, देखो मैं समझाता हूँ। एक होती है हैबियस कॉर्पस, हैबियस हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस होती है। मतलब ना इसमें कहा गया है, इसमें इसी का हिंदी होती है बंदी प्रस्तुतीकरण, बंदी प्रस्तुतीकरण। ठीक है, तो इसी का होती है बंदी प्रस्तुतीकरण, बंदी बंदी प्रस्तुतीकरण, बंदी प्रस्तुतीकरण। देखो बंदी प्रस्तुतीकरण का मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होती है कि जब कोई व्यक्ति गैर कानून तरीका से हिरासत में ले लिया हो, तो आदेश देती है कौन, अदालत आदेश देती है कि बंदी को अदालत के सामने पेश करे, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात किया जाता है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया जाता है। ये बंदी प्रस्तुतीकरण होता है। मतलब ना हैबियस कॉर्पस इसी को बोला जाता है, हैबियस कॉर्पस। तो कभी कभी इंग्लिश में दे देगा भाई, तो ये आप सोचोगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस 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 द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, ये बोला जाता है। मतलब ना कि आप शरीर प्रस्तुत करो, शरीर प्रस्तुत करो। तो ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानून तरीका से हिरासत में ले लिया गया हो, तो अदालत आदेश देती है कि बंदी को मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया उसको अदालत में पेश किया जाए। पर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए उनको। पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार कर ले, कोर्ट हैबियस कॉर्पस जारी करके उसे पेश कर आदेश दे सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आती है मैंडमस, मैंडमस, मैंडेमस। देखो मैंडमस का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश दे रहे हैं, इसको बोला जाता है परमादेश। आदेश दे रहा है। ये जो है ना, ये कोर्ट जो होती है, कोर्ट हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को, संस्था को काम करने का आदेश देती है कि वो कानूनी रूप से करने के लिए बात है, लेकिन नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो आपने दरोगा बन गए और आपको संविधान में जो दायरा दिया गया उसी दायरा में आपको काम करना, आप दायरा से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर आप दायरा से बाहर जाओगे तो आप पे मैंडमस लगाया जाएगा, मतलब आपको हाई कोर्ट आदेश देगा कि आप अपने कानूनी, जो कानूनी है ना, कानूनी जो दिया गया है वो आप उसके तहत काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप सरकारी कर्तव्य का पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह से किया जाता है। या योग्यता पूरी होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है, तो ये मैंडमस जारी करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक होती है प्रोहिबिशन, 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 प्रोही प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि रोक लगाना, इसका मतलब होता है रोक लगा देना, रोक लगाना, लगाना। रोक लगाना का मतलब ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी लोअर या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से रोकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने बोलती है कि आप अपने एरिया में ही रह के काम करें, एरिया से आप बाहर मत जाए। और ये लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल जो कोर्ट बनती है ना, उसको बोलती है, उसको आदेश देती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक लगाती है। लोअर कोर्ट को अवैध कानूनी से मतलब अवैध कार्रवाई से रोकना,
जैसे मान लो लोअर कोर्ट ने एक ऐसा केस सुन रही है जिसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो हाई कोर्ट उसको क्या करती है, हायर जो कोर्ट होती है उसको प्रोहिबिशंस जारी करती है, समझ रहे हो ना, प्रोहिबिशंस जारी करती है, ठीक है। एक होती है एक होती है एक होती है से सेट्री सेरिट्रो सेट्रोट्री मतलब होता है जाज का रद्द करना, जाज का रद्द करना मतलब इसका मतलब हुआ ना कि लोअर कोर्ट मतलब हायर जो कोर्ट होती है ना, वो लोअर को वो आदेश और निर्णय की जांच कर सकती है, यदि गलत पाया गया तो रद्द कर सकती है, ठीक है। तो ये होती है सिम्प्रियम, ठीक है। ये प्रतिषेध इसको बोला जाता है, प्रतिषेध, ठीक है। और एक होती है क्यू वरांटो, ये अधिकार पुच्छा, क्यू वरांटो के तहत होती है ना कि मान लो कोई पद पे व्यक्ति है, तो वो देखा जाता है ना किस कानूनी अधिकार से आप उस पद पे बैठे हैं, क्या उस पद पे बैठे हैं जो आपको उसकी योग्यता है आपके पास, अगर नहीं है तो फिर उसको क्यू वारंटो के तहत पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, हेवियस कॉर्पस, मैंडेमेंट्स, प्रोविजंस और क्यू वारंटो। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखो मैंने सारे चीज समझा दिया आपको, रिवीजन भी हो गया, और यही पढ़ने का सही तरीका भी है। सेट मारने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सेट मारे निकल दिए, नहीं, पूरा धुआं करना चाहिए हर सेट को। एक बहुत सारे यूट्यूब पे देखते हैं ना, सेट मारा चल दिया, क्योंकि देखो मेहनत करना नहीं चाहता, उसको व्यू चाहिए, और व्यू से मतलब नहीं होता भाई, किसी का टाइम जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। देखो परमादेश क्या होती है, परमादेश, अधिकार पुच्छा, प्रतिषेध और बंदी प्रस्तुतिकरण, हम लोगों ने समझ में आ गया। अब आती है किसी राजनीतिक दल को किसी राजनीतिक दल को किसी राजनीतिक दल को किसी राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है यदि वह, देखो, यदि वह राज्यसभा, राज्य में या लोकसभा अथवा विधान में 4% प्राप्त करता हो, राज्य में या लोकसभा अथवा विधान में 6% प्राप्त करता हो, तो 8% का कोई बात नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा, इसका 6%, देखो 6%, वह राज्य में या लोकसभा में या विधानसभा चुनाव में 6% वोट अगर प्राप्त कर लेता है, तो उसको राजनीतिक दल में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। क्षेत्रीय दल के रूप में, देखो क्षेत्रीय दल की बात हो रही है, राष्ट्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल, ठीक है। मतलब ना किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह राज्य में या लोकसभा में अथवा विधानसभा में 6% वोट मत प्राप्त किया हो। जैसे अभी जन सुराज है, तो जन सुराज तो पहली बार चुनाव लड़ रहा है, अगर वो 6% वोट ला देगा तो क्षेत्रीय दल का पार्टी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, इस पे एक और, अब अगर राष्ट्रीय दल का, जैसे आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी अभी हमारे इंडिया में 6 है, ठीक है। मैं इसको पूरा डीपली आपको बताता हूँ क्या है मसला। देखो देखो भाई, कोई भी राष्ट्रीय दल, अगर कोई राष्ट्रीय दल मतलब कोई भी पार्टी, अगर दो तरह का पार्टी होती है, एक तो क्षेत्रीय पार्टी होता है और एक होती है नेशनल पार्टी। अगर क्षेत्रीय पार्टी और नेशनल पार्टी का मतलब क्या होता है समझते हैं।
देखो क्षेत्रीय पार्टी वो होती है ना जो सिर्फ लोकल लेवल पे चलता है, जैसे अभी आम आदमी, ये क्या बोलते हैं, जन सुराज। जन सुराज जो पार्टी है वो अभी तो नया नया पार्टी है, लेकिन वो क्षेत्र स्तर मतलब बिहार के लेवल पे ही चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। अभी तो वो भारत में कोई और राज्य में तो चुनाव नहीं लड़ा है, नहीं अभी लड़ने का प्रयास किया है, तो अभी वो नेशनल पार्टी के दायरा में नहीं आ रहा है। तो देखो समझते हैं। देखो कैसे क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है, क्षेत्रीय दल का मान्यता कैसे मिलती है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, राज्य दल, मतलब राज्य स्टेट की पार्टी। देखो किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा लोकसभा या विधानसभा में अगर आप कम से कम 6% वैलिड वोट अगर आप ला देते हो तो आप क्षेत्रीय पार्टी कहला जाओगे। मतलब क्षेत्रीय पार्टी आप कहला जाओगे। मतलब साथ में कम से कम 2 विधायक 1 सीट हासिल करना होगा। हालांकि कई बार 6% वोट मिलने पर भी मान्यता मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन सीट कंडीशन रूल। ठीक है, तो ये कहा जाता है सीटों की शर्तें हैं स्टेट पार्टी में ये स्टेट पार्टी कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6%। अच्छा, नेशनल पार्टी का क्या रूल होती है, नेशनल पार्टी का क्या रूल होती है। नेशनल पार्टी के अगर आपको मान लो कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है, नेशनल पार्टी, ये तो हो गया स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी का क्या रूल होती है। तो देखो नेशनल पार्टी में क्या होती है, कोई भी नेशनल पार्टी कब होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो तय करेगी कि कौन नेशनल पार्टी होगी। तो देखो समझना, कम से कम 4 राज्य, कंडीशन क्या बोलती है, कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्य की बात हो रही है, 4 राज्य में कम से कम 4 राज्य में लोकसभा या विधानसभा का 6% वोट मिलना चाहिए। कम से कम 4 लोकसभा अगर आप सीट जीत जाते हो, 4 MP अगर आप जीत जाते हो, कम से कम 4 जीतते हो तो चलेगा, अधिक से अधिक जितना जीतोगे तो 4 अगर आप MP जीत जाते हो तो आपका रूल 1 कहता है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्य में लोकसभा विधानसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का जो भी 6% वोट मिले हो, प्लस 4 MP जीते हो तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है कि कम से कम 2% लोकसभा सीटें में, 11 सीटों में, मतलब कम से कम 2% सीट आपको सीटें वर्तमान में जैसे 543 सीट है ना, तो 2% सीट का मतलब 11 सीट कम से कम 3 राज्यों में जीतना चाहिए, 3 राज्य में तो आप नेशनल पार्टी हो। और रूल 3 क्या कहता है, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो गया हो उस पार्टी का। जैसे स्टेट पार्टी है, ये स्टेट पार्टी जन स्वराज था, बिहार में भी मान्यता ले लिया, झारखंड में भी ले लिया, यूपी में ले लिया, और कहाँ ले लिया, गोवा में ले लिया, तो फिर ये नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो उसे नेशनल, 3 कंडीशन से नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। स्टेट पार्टी के लिए कुछ नहीं है, स्टेट पार्टी के लिए सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में 6% वैलिड वोट लाओ, एक क्षेत्रीय पार्टी कहला जाओगी। लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको बहुत सारे चीज करने पड़ेंगे। पहले 4 राज्य में आपको 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीट जीतना होगा।
4 राज्यों में, अगर आप 4 राज्य में चुनाव लड़ रहे हो, मतलब पूरा इंडिया में चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन 4 राज्य में आपने 6% सीट लाया, 6% वोट लाया वोट, और 4 MP आपने जीत लिया, तो नेशनल पार्टी बन जाओगे। या 2% लोकसभा सीट, अगर आपने 2% लोकसभा सीट, 2% लोकसभा सीट में 11 MP आपने जीत लिया, तो ऑटोमेटिक आप बन जाओगे 3 राज्यों से मिला के। लेकिन अगर 4 राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा आपको मिल चुका है 4 राज्यों का, तो भी आप बन जाओगे एक नेशनल पार्टी। ठीक है, तो अभी नेशनल पार्टी की बात करें ना, तो कितने हैं, 6 नेशनल पार्टी। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई कौन सा है, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स का पार्टी है, और एक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कारण निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। देखो 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, इसका तो उपयोग किया जा चुका है, बहुत बार किया गया है राष्ट्रपति। फिर है 365 भी राष्ट्रपति शासन से ही है, जैसे कोई मान लो जैसे कोई राज्य को आदेश दिया केंद्र सरकार ने, उस आदेश को मानने से इनकार कर रहा हो, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के तहत। 352 में वित्तीय आपात, देखो 352 में इमरजेंसी लगाया गया है, इमरजेंसी लगाया गया है। 360 जो है ना, ये है फाइनेंशियल मतलब वित्तीय। मैं इसे हटा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, तब आप दरोगा के लिए फाइनल मेरिट में बन जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इस पर बहुत ज्यादा है। और यूट्यूब पे देखते हो ना, सेट आते हैं समझाते, अरे वैसे नहीं होता है भाई, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। सेट करवाने का मतलब कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं नॉलेज को ले तो ना बता रहा हूँ आपको। देखो देखो अगला है कि भारत में संविधान में किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं हुआ। देखो सबसे पहले क्या है, मैं समझता हूँ। 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 और 360, और एक देखो यहाँ पे है 365 भी है। देखो 352 में क्या कहता है कि भारत में कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से मामला अगर खतरा मंडरा रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या बोलते हो, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। और नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, और छोटा से छोटा क्षेत्र में भी आप लगा सकते हो, ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, 353 में कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गया हो, तो पूरी पावर संसद के पास और राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है, और जो राज्य सरकार की सूचियां होती है ना, उस पर पूरी कानून बनाने का अधिकार संसद को या राष्ट्रपति को चला जाता है। 354 में कहा गया है कि जो भी वित्तीय सहायता दिया जाता है राज्य सरकार को, टैक्स वगैरह बहुत सारा पैसा दिया जाता है, उस पर कटौती कर सकती है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 355 में कहा गया है कि हर मतलब अभी हमारे देश में कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो हर 28 राज्यों का रक्षा और सुरक्षा करने का पूरा दायित्व केंद्र सरकार को है, मतलब भारत सरकार को है कि अपने राज्य को सुरक्षा करे। ऐसा नहीं कि कोई राज्य में कोई अटैक हो गया और केंद्र सरकार कुछ ही कर नहीं रहा, ऐसा नहीं, उसकी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बिहार में कोई नहीं कुछ कर सकता। 356 में ही बोला गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, मतलब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीका से विफल हो चुका हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुशंसा पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो पूरी पावर संसद के पास चली जाती है। 358 में बोला गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया हो, तो अनुच्छेद 19 स्वतः खत्म हो जाता है। स्वतः खत्म होता है नेशनल इमरजेंसी तक, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ, फिर से ये एक्टिव हो जाता है। 359 में कहा गया है कि अगर मान लो
राष्ट्रपति को लगता है कि को और भी मौलिक अधिकार हम खत्म मतलब उसको खत्म करें, सिचुएशन खराब हो गया हो तो कर सकता है। 360 में बोला गया है कि वित्तीय आपात के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भारत में अभी तक नहीं लगा, अच्छी बात है नहीं लगा है। और 365 में बोला गया है कि अगर मान लो कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हो तो ये राष्ट्रपति शासन किसके तहत, इसके तहत लगाया जा सकता है। तो इसका भी यूज हो चुका है, इसका भी यूज हो गया, इसका भी हो गया, इसका नहीं हुआ है अभी तक। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझा। भारतीय संविधान के 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि नहीं किया गया, कि हमारा वित्तीय स्थिरता हमारे देश, तो हमारा देश में इसलिए नहीं लगा ना कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची की बात किया गया। देखो एक है चौथा, एक है पांचवा, एक है छठा, ये समझते हैं पहले। चौथा अनुसूची, पांचवा अनुसूची और छठा अनुसूची। देखो चौथी अनुसूची क्या कहता है कि जो राज्य में जो भी राज्यसभा का प्रतिनिधि कितनी होंगी जनसंख्या के आधार पे, उसकी बात किया गया है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा से रिलेटेड है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में कहता है कि कोई भी राज्य को कभी भी घोषित कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति महोदय, कौन सा, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। और छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात किया गया, ये सब है। अब है देखो नौवीं अनुसूची जो है ना वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। तो एक के चार देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और डी के एक के चार 12 के सी ना, एक के 3, ओ सॉरी राज्यसभा, हाँ सही, तो सॉरी ये आंसर होगा, ये नहीं ये एक के 3 और डी के 1 भूमि सुधार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अष्टम मतलब जो बी का है, बी का 4 है, जनजातीय क्षेत्र राष्ट्रपति कर सकता है। और अष्टम जो है वो है भाषा, आठवां अनुसूचित भाषा ही तो है, 22 भाषा है ना इसमें बोला गया। देखो चतुर्थ अनुसूची राजभाषा कहा, पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र कहा, आठवीं अनुसूची भाषा, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार, चौथी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना होगा वो भी जनसंख्या के आधार पे वो, और छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि आठवीं अनुसूची में कितने भाषा है, 22 भाषा है, 22 भाषा आठवीं अनुसूची में, जिसमें एक 21वीं संशोधन हुआ, जिसमें से 21वीं कब हुआ था, 1967 में हुआ था। 1967 में इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी को जोड़ी गई थी, सिंधी को जोड़ी गई थी। फिर अगला हुआ 71वां हुआ, कब हुआ 71वां, 1992 में, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, कोनकी और नेपाली। मणिपुरी कोनकी और नेपाली ये जोड़ा गया। फिर से 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोंडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोंडो ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो देख रहे हो अभी टोटल कितना हो गया, जब शुरुआत हुआ था ना तो 14 भाषा था, 14 भाषा था, एक जोड़ा तो 15 बन गया, तीन जोड़ा तो 18 हो गए, और 4 जोड़ा तो टोटल 22 हो गए। तो इस तरह से देखो जब शुरुआती में संविधान सभा के द्वारा संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। फिर 21वीं संशोधन हुआ 1967 में, तो सिंधी जोड़ा गया। 71वीं संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में मणिपुरी को, कोनकी को और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो मैथिली को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया,
डोंगरी जोड़ा गया और बाउंड्री जोड़ा गया, डोंगरी ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद में शून्य काल का समय क्या होता है? देखो संसद में जो शून्य काल होती है ना, वो देखो सब, एक होती है प्रश्न काल, एक होती है प्रश्न काल और एक होती है शून्य काल, शून्य काल। तो देखो प्रश्न काल जो होती है, मतलब संसद में शून्य काल का समय 12 बजे से 1 बजे होता है, 12 बजे से 1 बजे, 12 बजे से 1 बजे शून्य काल होती है, शून्य काल। और शून्य काल होती है, मतलब ना संसद में शून्य काल जो होती है वो 12 बजे से 1 बजे होती है, शून्य काल का समय, ठीक है। इसी के समय में सब कुछ किया जाता है। प्रश्न काल कब होती है? प्रश्न काल, प्रश्न काल होती है शुरुआती में, मतलब 11 बजे से 12 बजे तक, या शुरुआती वाला जो पीरियड होता है ना, वो प्रश्न काल से रिलेटेड होता है। शून्य काल 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ऐसे मैं आपको पूरा डिटेल को बताता हूँ, प्रश्न काल शून्य काल, क्योंकि ये सब जानकारी, प्रश्न काल तो इतना पता है कि शुरुआती में होता है, क्योंकि उस समय जब मतलब शुरुआत बैठक होती है ना, तो किया जाता है, ठीक है। ये है, जानते हो कहाँ पे पढ़ना आपको? इसमें पढ़ना है, इसमें राज्यसभा में। एक सेकेंड, एक सेकेंड। छोड़ो, इसमें बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संसद में शून्य काल होती है 12 बजे से 1 बजे, यहाँ तक क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी रूप से प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, 14 के ए, मतलब दोनों प्रभावी है ना, ए और दोनों सही है, और ए का स्पष्टीकरण भी है, तभी तो हम इसको आत्मा कहे हैं, नहीं तो नहीं कह सकते, ठीक है। कह रहा है कि एक तेल की बिंदु, तेल की एक छोटी बूंद जल पर तैरती है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होती है, तेल का देखो, जल का नहीं, जल का नहीं, तेल का पृष्ठ तनाव जो होती है ना, वो अधिक होती है, सॉरी, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होती है, इसी के कारण ऐसा होता है। तेल की जो एक बूंद होती है, वो बूंद जल पर तैरती रहती है। जैसे आपने अगर देखोगे ना, इस तरह से, इस तरह से अगर आपने वाटर डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया, और आप तेल डाल दो, सरसों का तेल, कुछ भी तेल डालो, तो ये तो घुलेगा नहीं, तो देखोगे ना, तो ये इधर घूमते रहेगा। तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। मतलब तेल की एक बूंद जो होती है, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो ड्रॉपलेट में फैलती रहती है, क्योंकि तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, पानी का पृष्ठ तनाव तेल की तुलना में अधिक होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब पानी तेल में डाला जाता है, मतलब जब पानी में तेल डाला जाता है, तो पानी के पृष्ठ तनाव अधिक मान सभी दिशाओं में खींचता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता रहता है। और पृष्ठ तनाव क्या होती है? पृष्ठ तनाव होती है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ होती है, फोर्स बाई लेंथ होती है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यही होती है सरफेस टेंशन, कि द्रव के पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल में कम करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव सतत तनाव की स्थिति में होता है, इसीलिए पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर इसका एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट।
या जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए तो इसका पृष्ठ तनाव का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है और द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार ही पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव का तापमान अगर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पृष्ठ तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा, कम होती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य होता है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हो तो पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, आगे कर रहा है एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? देखो फोकस पे भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पे भी नहीं होगा। देखो क्या बोला गया है ये समझते हैं। क्या बोला गया है कि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, मतलब ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कहाँ पे रखा गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा गया है। तो पता है ये रखेगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, या वक्रता केंद्र और नन के बीच की, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। देखो दो ऑप्शन है, अगर यहाँ रखा गया है तो ये इधर बनेगा और फिर इधर बनेगा कहीं पे। तो देखो एक है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बिंदु पर, और वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। अब देखो दो ऑप्शन आपको समझना है, तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो ये चीज जान लो, फोकस पर तो अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर फोकस और पोल के बीच में तो सेंटर पीछे पीछे पीछे, फिर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति का उद्योग में किलोवाट होता है, किलोवाट, किलोवाट, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होती है W/T, W/T मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और ये होती है P इंटू आई V स्क्वायर बटे R या आई स्क्वायर R, ये होती है फॉर्मूला। और जूल पर सेकेंड को ही तो वाट कहा जाता है। ये तो घर में किया जाता है, हाउस में किया जाता है, लेकिन उद्योग में, इंडस्ट्री में हम लोग इसको किलोवाट में करते हैं, किलोवाट में कहा जाता है। ये उद्योग में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और एक यूनिट जो होती है वो एक किलोवाट आवर बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यही होता ना? तो ये हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किलोवाट, मतलब 17 के उद्योग में अश्व शक्ति, अश्व शक्ति कैसे होगा? उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व, हाँ हाँ, उद्योग में नहीं, किलोवाट नहीं, बड़ा जो इंडस्ट्री होता है ना, अश्व शक्ति लेंगे, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर लेते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है ना कि एक हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट होती है। ठीक है, तो हॉर्स पावर मापा जाता है। ठीक है, और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यक्ष विकृति बड़ी होती है, छोटी होती है, कुछ भी नहीं होता, एकांक होती है।
नहीं, बड़ी होती है छोटी, देखो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, यही आंसर सही, सॉरी छोटी होती है। देखो हुक का नियम मतलब समझ रहे हो ना, जो इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल ई के, स्मॉल ई के, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, यही हुक का नियम होता है। यही बोला गया है कि हुक का नियम तब लागू होता है, हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यता प्रत्यास्थ विकृति छोटी होती है, ठीक है, यही है मतलब ना, हुक का नियम तब लागू होता है जब प्रत्यास्थ विकृति इलास्टिक स्ट्रेन छोटी होती है। ये पता है 1678 में, 1678 में हुक के नियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये जो होती है ना वो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई का। अगर हम सिग्मा हटाते हैं तो एक साइन आता है ई, और यही ई जो होती है ना वो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। ई का मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होती है, ठीक है। करा वाई1 कार्य करता है, देखो वाई1 जो होती है ना न्यूटन के गति के नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पे, पास्कल बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौली बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली का सिद्धांत देखो क्या होती है, इसको समझते हैं। बर्नौली का सिद्धांत, तो बर्नौली का सिद्धांत पढ़ा होगा, लुसेंट में भी दिया है। तो बर्नौली का सिद्धांत जो होती है ना, ये होती है P बाई डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, ये होती है बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली का सिद्धांत पे ही काम करता है वाई1, क्योंकि क्या होती है ना, बर्नौली के सिद्धांत में जब बर्नौली का प्रयोग किया जाता है तो विमान के जो पंखा होता है ना उस पर उत्थान लगाते हैं, लिफ्ट फोर्स लगाया जाता है इस तरह से, क्योंकि आप देखोगे ना इसका पूरा कंसेप्ट है, आप पढ़ोगे ना इस तरह से, तो इस पे होती है, इस पे हवाएं आती है, पूरा हवाएं आती है और ये बूस्ट करता है, फिर एयरलाइंस उड़ जाती है, तो लिफ्ट फोर्स लगाता है जिसके कारण विमान उड़ना संभव होती है, और यही उत्थान को डायनेमिक लिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय जो है ना वो तरल गतिकी का एक नियम है जो इस पे लागू होती है, ठीक है। देखो न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम आपको तीन गति का नियम है, फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम। देखो फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस पे होती है कि मान लो कि अगर मान लो कि कोई गाड़ी चल रही है और अचानक ब्रेक लग गया, तो पता है वो व्यक्ति आगे की तरफ गिरेगा। अगर कोई रेस्ट में है, रेस्ट में गाड़ी रेस्ट में चलना स्टार्ट किया, अचानक चला और ब्रेक लगाया तो पीछे की ओर गिरता है। ये सब क्या है, गति के पहला नियम का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा नियम को बोला जाता है वेग का जो परिभाषा है ना F इक्वल टू एम ए, यहीं से मिलता है, यहीं से मिलता है। और थर्ड वाला है नाव अगर आगे चली है तो पीछे चली जाती है, तो ये थर्ड नियम कहलाता है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। रॉकेट उड़ाने के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली चलाने वाला पीछे हट जाना, नाव से किनारे कूदने पर नाव पीछे हट जाना, ये सब क्या है, न्यूटन के थर्ड का नियम है, न्यूटन के थर्ड का नियम। ये वाला तो पूछा था कि नाव से नाव से किनारे किनारे नाव से किनारे पर
कूदने 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 पर नाव पीछे हट जाता है। ये है थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ। आर्किमिडीज में क्या कहा गया है? आर्किमिडीज देखो, एक आर्किमिडीज है ना, आर्किमिडीज में क्या कहा गया है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पर पूरी हो या आंशिक रूप से डुबाई जाती है और उसके भार में कमी का आभास होता है, तो भार में आभास कभी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथनानुसार यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यही होती है हमारा आर्किमिडीज का। पास्कल के नियम के कथनानुसार क्या बोलती है ना कि अगर मान लो कोई बर्तन है, बर्तन, तो बर्तन में आप देखोगे ना तो चारों तरफ समान फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ये पास्कल्स कहा गया है कि जो पास्कल्स के नियम के अनुसार किसी बर्तन में द्रव किसी भी भाग में आरोपित बल उस दिशाओं में सभी समान परिणाम निकालता है। पास्कल के नियम में बहुत सारे मशीन काम करती है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब काम करता है। ठीक है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है दृष्टि पटल पे। दृष्टि पटल मतलब रेटिना पे, इसी को बोला जाता है रेटिना। रेटिना पे बनता है। कैसा इमेज बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ये ध्यान रहे, रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है। देखो, एक है पत्रिका जिसको आइरिस बोला जाता है। ये क्या करता है ना, पत्रिका जो होती है पुतली को कंट्रोल करता है। देखो, पुतली जो होती है ना, पुतली जैसे ये आंख है, तो आंख में देखोगे ना, आंख में सबसे देखोगे तो ये वाला जो होती है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, ये वाले ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। और इसके आसपास में आप देखोगे तो भूरा कलर का होता है, तो ये होती है परितिका यही होती है। और ये होती है पुतली से ही क्या करती है, लाइट पास होती है। आंख में अगर आप देखोगे ना, लाइट पास होने का काम पुतली का है। और पुतली के चारों ओर घिरा रहता है पत्रिका। तो पत्रिका जो होती है ना, आइरिस पुतली को कंट्रोल करता है और खुद लाइट को भी कंट्रोल करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दृष्टि पटल। देखो, कॉर्निया जो होती है ना, कॉर्निया जब भी कोई व्यक्ति मरता है और अगर किसी को आंख डोनेट करना है तो कॉर्निया ही किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हमने आंख वाला पूरा अच्छा से मैंने वीडियो बनाया है, आप देखना, पूरा आपको दम समझ आ जाएगा। देखो, शरीर का वजन मतलब ना W=mg होता है। W=mg विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखो, जी का वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो घटता है। जी का वैल्यू ऊपर जाओ या नीचे जाओ घटती है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ घटती है। तो बोला गया है कि जी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा। मतलब शरीर का जो ध्रुव पर अधिकतम होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान आपको पता है घटती है। लेकिन जो इक्वेटर होता है, और इक्वेटर जैसे हमारा अर्थ हो गया, तो अर्थ वाला सरफेस है ना, तो यहाँ पे तो न्यूनतम होगा, यहाँ पे न्यूनतम होती है। लेकिन पृथ्वी के अगर घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो पोल जो ये पोल होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू। और अगर घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। तो जनरली जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये किसने दिया था? ये दिया था जी बराबर नहीं होता है, ये कहाँ पे लिखूं, इसको हटा देता हूँ।
हम्म, देखो ये होती है ना, इसकी मैं बात कर रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है जी का मान। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है नहीं। पृथ्वी के किसी सतह पर सभी जगह समान होता है नहीं। पृथ्वी की तुलना में पहाड़ियों पर नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर। कह रहा है कि एक बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं? तो 12 सिग्मा और 3 पाई होता है, तो ऑप्शन डी। समझ रहे हो ना? देखो अगर इसका संरचना देखोगे तो ऐसा होता है, इसका संरचना देखोगे तो ऐसा होता है। एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, अल्टरनेट डबल सिंगल होती है, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखोगे ना, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और कार्बन की भी संख्या 6 है। इसमें C6H6 होती है इसका फॉर्मूला, C6H6। तो सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे? सिग्मा जो बंध होते हैं वो 12 होते हैं, और पाई बंध जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। निम्नलिखित में किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? पीला एंजाइम। तो पीला का मतलब ये नहीं समझना है, पीला एंजाइम कहा जाता है, पीला एंजाइम। तो इसको कहा जाता है B2 को, B2 को कहा जाता है पीला एंजाइम। B2 कैसे कहेंगे B2 को? देखो इसमें और कुछ बोला गया कि बेंजीन एक समतल अष्टकोणीय वलय है जिसमें 6 कार्बन जुड़े होते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखो इसका जो नाम है ना, इसका नाम, इसका B2 का नाम जो है वो है राइबो, 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 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ये इसको पीला एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई एंजाइमों का घटक होता है जो पीले रंग के होते हैं, जैसे फ्लो प्रोटीन। ठीक है, विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है, विटामिन B2 पानी में घुलनशील होता है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन के विकास और कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन B2 और विटामिन B6 फ्लोट जैसे विटामिन के सक्रिय रूप में मदद करता है। विटामिन B2 दूध में, दही में, अंडा में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से थकान होगा, मुंह में छाला पड़ेगा, त्वचा समस्या होगी, आंख में जलन हो सकती है। और विटामिन B2 की कमी से अपर्याप्त आहार, पाचन संबंधी समस्याएं, शराब का सेवन, गर्भ व्यवस्था जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2। देखो विटामिन सी क्या है? एक्सकर्बिक एसिड है, एक्सकर्बिक एसिड, एक्सकर्बिक एसिड, यही ना एक्सकर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन B6 पायरोडैक्सिन। देखो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम निषेचन के बाद, प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? मतलब किस यौगिक का? तो किया गया था डाई एथिल ईथर का। प्रथम निषेचक के रूप में डाई एथिल ईथर नामक यौगिक का उपयोग किया गया था। प्रथम निषेचक डाई एथिल ईथर जो है ना, वो विलियम मार्टिन द्वारा 1846 में प्रयुक्त किया गया था। ये औषधि जो है संवेग अंगों में बंद करती है। इसका उपयोग बड़ी शल्क क्रियाओं में किया जाता है, कीकोन, डियानोज, हाइलोनेजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटाइल सोडियम, ये सब में किया जाता है। क्लोरो, देखो यहाँ पे एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है वो समानता निषेचक के रूप में जेम्स एंस्टन्स ने सर्जरी के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन इसका स्थान कम विषैले अपेक्षाकृत सुरक्षित होती है। ठीक है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये 10+2 लेवल तक, कि प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था? तो डाई एथिल ईथर का। ठीक है, नमी देने वाले
क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाला, जो नमी देता है ना क्रीम, उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है सेटिल एल्कोहल, सेटिल एल्कोहल हाइड्रोक्विन। सेटिल एल्कोहल, नमी देने वाला क्रीम में सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विन नामक रसायन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो सेटिल अल्कोहल होता है ना, सेटिल अल्कोहल एक वसा युक्त अल्कोहल है जो आमतौर पर ताड़ या नारियल के तेल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक के व्यापार के रूप में किया जाता है, जैसे मॉइस्चर, कंडीशनर, शैम्पू, लोशन आदि। और हाइड्रोक्विन्स होती है एक सूचित कार्बनिक यौगिक है जो फिनॉल का प्रकार है। इस प्रकार आमतौर पर सौंदर्य के त्वचा में गोरा करने के एजेंट के रूप में, फोटोग्राफिक डेवलपर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सेटिल एल्कोहल डाइक्लोगिविन होती है। निम्नलिखित में कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है? समरूप का मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस मिश्रण, होमोजीनियस मतलब सॉल्यूशन। तो देखो, दूध हवा हवा के साथ धुलकर नहीं, जल में नमक, बिल्कुल जल में नमक, नमक में सल्फर नहीं, दूध बहुत सारा मिश्रण। तो इसका 26 पे क्या हो जाएगा? डी। जैसे जल में नमक, जल प्लस नमक, फिर हो गया, ये सब क्या है? एक समरूप मिश्रण है, मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। आइसोबार में कौन सा भौतिक गुण समान होता है? तो आइसोबार, तो द्रव्यमान संख्या रासायनिक, देखो आइसो, देख एक होती है आइसोटॉप और एक होती है आइसोटॉप्स और एक होती है आइसोबार। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या होती है? प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है। प्रोटॉन की, अब देखो प्रोटॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो रासायनिक 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 गुण भी समान होगा, मतलब भौतिक गुण अलग अलग होंगे। अब आइसोबार में क्या होती है? आइसोबार में भौतिक जो होती है ना, भौतिक जो होती है वो सेम होता है, लेकिन रासायनिक अलग अलग होते हैं। तो आइसोबार में कौन सा गुण समान रहता है? तो परमाणु संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या नहीं, रासायनिक गुण, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। ठीक है, डी 27 के डी। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक होती है आइसोबार, ठीक है, और एक होती है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स जो होती है ना, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, मतलब प्रोटॉन जो होती है वो समान होता है। और जब किसी भी में प्रोटॉन समान होगा तो इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं, ये सबको पता है। और जब इलेक्ट्रॉन समान होगा तो रासायनिक, ये क्या बोलते हो, रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो आइसोटॉप्स का मतलब हो गया कि भौतिक अलग अलग होंगे, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, लेकिन आ गया अब आइसोबार। आइसोबार में क्या होती है? इसमें रासायनिक अलग अलग होते हैं, रासायनिक अलग अलग होते हैं और भौतिक सेम होते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ गया? आइसोबार द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण समान होगा। आइसोबार विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि आइसोबार द्रव्यमान संख्या समान होगा इसलिए उसके भौतिक गुण भी समान होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस अकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन अकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिक होता है एक, एक हाइड्रोजन अबंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O, जल। जल में H2O में देखोगे ना तो हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन अबंध तब बनते हैं जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फ्लोरीन के अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता के सहसंयोजक से बना जाता है। ठीक है,
क्योंकि जल जो है ना एक ध्रुवीय जल जो है एक ध्रुवीय गुण है, ध्रुवीय गुण है, ध्रुवीय गुण है, ध्रुवीय गुण है, जिसकी ऑक्सीजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणात्मक और हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से धनात्मक होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2O। कह रहा है गाइनोमेस्टिया क्या है, गाइनोमेस्टिया जो है ये एक पुरुष में स्तनों का विकास है, पुरुष में स्तनों का विकास है। गाइनोमेस्टिया, गाइनोमेस्टिया जो है पुरुषों में जो स्तन के असमान रूप से बढ़ने की स्थिति होती है ना, ये हार्मोनल असंतुलन विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन के बीच में असंतुलन के कारण बनता है। टेस्ट्रोजन क्या होती है, एस्ट्रोजन तो महिलाओं में होती है, एस्ट्रोजन जो होती है वो महिलाओं में होती है, और ये क्या करता है, महिला के मासिक धर्म वगैरह के जो है कंट्रोल करता है। और एक होती है टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन पुरुष में होता है, पुरुष में ये क्या करता है, बच्चों मतलब पुरुष का कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस स्थिति में पुरुष में जो स्तन ग्रंथि का विकास होता है ना, महिलाओं जैसा दिखाई देने लगता है, तो ये होती है गाइनोमेस्टिया, गाइनोमेस्टिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पीडियाडिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है, पीडियाडिक्स ये है शिशु रोग, शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स जो है पीडियाट्रिक्स बाल चिकित्सा अथवा बाल विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार से संबंधित होती है, ठीक है। कुछ है जो आपको याद रखना, जैसे अस्थि रोग, ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि रोग, अस्थिक रोग, अस्थिक रोग को क्या बोलेंगे, ऑर्थोपॉडिक्स, ऑर्थोपॉडिक्स, ठीक है। हृदय रोग, हृदय रोग को क्या बोलेंगे, हृदय रोग को बोला जाएगा कार्डियोलॉजी, 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 कार्डियोलॉजी ये ना बोलते हैं। अस्थि रोग को ऑर्थोपोडिक्स, हृदय रोग को कार्डियोलॉजी, नेत्र रोग को ऑन्थ्मोपोलॉजी, ऑन्थ्मोपोलॉजी, और ये यकृत के जो होती है हेडपोलॉजी, कैंसर ऑप्थोमोलॉजी, संक्रमण रोग मेलियोडी, और शिशु रोग पेडियोक्सिक्स, पेडियोक्सिक्स, पेडियोक्सिक्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछ देते हैं, साइंस का पार्ट है ना। देखो इसको मैं लिखता हूं जैसे अस्थि रोग, अस्थि रोग, अस्थि रोग को क्या बोलेंगे, अस्थि रोग को बोलेंगे ऑर्थोपॉडिक्स, 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 ठीक है। हृदय रोग, हृदय रोग को कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो, कार्डियो, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। फिर नेत्र रोग, नेत्र रोग, नेत्र रोग को क्या बोलेंगे, नेत्र रोग को बोलेंगे ऑप्थमोलॉजी, ऑन्थ्मोपोलॉजी, ऑन्थ्मोपोलॉजी, ठीक है। यकृत को क्या बोलेंगे, यकृत, यकृत को बोला जाएगा हेप्टोलॉजी, 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 ठीक है। यकृत को, कैंसर को बोला जाता है ऑप्नोलॉजी, ऑप्नोलॉजी, ठीक है। और शिशु रोग को क्या बोलेंगे, शिशु रोग को बोले जाएंगे पेडिक्स, प्रेडिमिक्स,
ये हो गया शिशु रोग, ठीक है। और नेत्र रोग को क्या बोलते हैं? नेत्र रोग को, नेत्र रोग को, नेत्र रोग को क्या बोला जाता है? ऑन्थोमो ऑन्थोमोपोलॉजी, ऑन्थोमोपोलॉजी। हृदय रोग को कार्डियोलॉजी, हृदय रोग को कार्डियोलॉजी, मैंने लिख दिया, ठीक है। अगला है कि ओरल, ओरल पोलियो वैक्सीन द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो जो हुआ था वो अल्बर्ट सबीन के द्वारा, अल्बर्ट सबीन के द्वारा, अल्बर्ट सबीन के द्वारा विकसित किया गया था। पहला पोलियो वैक्सीन, देखो देखो, पहला पोलियो वैक्सीन जो था ना, ये इसके द्वारा किया गया था। पोलियो जो था वो इसके द्वारा किया गया था। जॉन जॉन ई साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1952 में, 1952 में, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया था। चेचक का टीका, चेचक, चेचक किसने? चेचक, चेचक, चेचक कौन करता है? चेचक है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। पोलियो, 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 पोलियो को कौन करता है? जोनास, जो जोनास साल, साल। फिर है रेबीज, रेबीज लुइस पास्चर, लुई पास्चर, रेबीज का खोज किया था जो कुत्ता के काटने से होता है। लुइस पास्चर, कुत्ता के काटने से, लुइस पास्चर। और प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये जो एडवर्ड जेनर है ना, वो चेचक का खोज किया था, चेचक का, चेचक का। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, ये किया था एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक का खोज यही व्यक्ति किया था। और जॉन इस साल की किया था पोलियो का। और ये अल्बर्ट साबिन जो है ना, वो ओरल पोलियो का किया है, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो। यहाँ तक क्लियर करा? ये समझ में आ गया। शिशु रोग, शिशु रोग, शिशु रोग। और ये अल्बर्ट साबिन। तो वो कह रहा है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? जो कार्बनिक भोजन होती है उसमें क्यों माना जाता है? क्योंकि क्योंकि इसमें सारे, इसमें 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 रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब इन रसायनों पर सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उपयोग किया जाता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर बनाया जाता है क्योंकि इसे रासायनिक और सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ठीक है। कार्बनिक भोजन कृत्रिम रसायन, हार्मोन, एंटीबायोटिक और अनुवांशिक रूप से किया जाता है। इसलिए सिंथेटिक कीटनाशकों का मतलब उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला है प्लेगरा और स्क्रबी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? देखो, स्क्रबी रोग तो विटामिन सी के कारण होता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर सी देखो यहाँ प्लेगरा, प्लेगरा रोग जो होती है ना, प्लेगरा रोग जो होती है वो विटामिन बी3 के कारण होता है, तो ऑप्शन बी3 के कारण, तो ऑप्शन ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। तो बी3 और बी के कारण। देखो, प्लेगरा बी3 के कारण, प्लेगरा रोग जो है ना उसी को बोला जाता है नियासिन, नियासिन इसी को कहा जाता है नियासिन, नियासिन इसी को कहते हैं। नियासिन जो है ना वो बी3 के कमी के कारण होती है, बी3 के कमी के कारण। इसमें क्या होता है ना, त्वचा, पाचन तंत्रिका की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और स्क्रबी जो है वो विटामिन बी के कारण होता है, इसमें सूजन, चोट लगना। देखो, विटामिन ए के कारण रतौंधी, सूक्ष्म त्वचा, बी2 त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, बी2। और बी1 बेरी बेरी, सब जानते हो। बी3 त्वचा या दाग, बी12 रक्तचालकता, तंत्रिका तंत्र का नुकसान। और सी विटामिन सी स्क्रबी, मसूड़ों में खून आना, घाव भरना। विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में
ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोसिस वयस्कों में डी के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी के कारण दो बीमारी होती है। एक तो होती है ऑस्टियोमलेशिया जो बच्चा में होता है, बच्चों में, और ऑस्टियोपोसिस वयस्कों में होता है। ठीक है, विटामिन ई के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाएगा और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। विटामिन के रक्त के थक्के में समस्या में अत्यधिक नुकसान होता है। तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है विटामिन 1। देखो इसमें इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन ग्लूकोज का कंट्रोल करता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है ना, ग्लूकोज। तो सी के फोर। फिर है एंड्रिल। एंड्रिल जो होती है ना, गुस्सा डर ए के 1। फिर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में निकलता है, महिलाओं में, बी के थ्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और फेरोमेन्स साथी के आकर्षण, गंध भरा शक्ति। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए। देखो एंड्रियल ग्रंथि जो होती है ना, वो गुस्सा डर का होता है। और एस्ट्रोजन महिलाओं को क्या करती है? मासिक धर्म वगैरह का क्या करती है? कंट्रोल करती है, कंट्रोल मासिक। और इंसुलिन जो होती है ना, वो अग्नाशय से निकलता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को। और फेरोमेन साथी को आकर्षित करना गंध शक्ति के माध्यम से किया है। ठीक है, क्षेत्रीय बैंक आरबीआई मतलब क्षेत्रीय बैंक मतलब नबार्ड की बात हो रही है। नबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो नबार्ड की स्थापना जो है, सॉरी ग्रामीण बैंक है ना, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किया गया था। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, देखो आरबीआई जो है ना, तो ग्रामीण हिस्सों से ही होती है। मतलब जो आरबीआई ना 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है और 15% जो योगदान होता है वो राज्य सरकार का होता है। यद्यपि इन बैंकों का संचालन एक सार्वजनिक बैंक की ही करती है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझा? देखो भारत में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे गोवा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में आरबीआई स्थापित है। केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1987 में नए ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई है। देखो अब है वस्तु और सेवाओं द्वारा निम्नलिखित में किस कर को समाप्त कर दिया गया? वस्तु और सेवाओं द्वारा निम्नलिखित में किस कर को समाप्त कर दिया गया है? ये मूल वर्धित कर को समाप्त कर दिया गया है। मतलब जो वैल्यू एडेड टैक्स होती है ना, वैल्यू एडेड टैक्स जो होती है, उसको क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि मूल वर्धित जीएसटी एक पूर्ववर्ती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वैट जो होती है, वैट जो होती है वो जीएसटी पे ही लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल्यवर्धित हमेशा जीएसटी बनेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि किसी देश की जीएसटी आरंभ करना हो तो पहले मूल्यवर्धित का प्रारंभ ही करना पड़ेगा। जीएसटी एक प्रकार से मूल्यवर्धित ही कर रही है। मूल्यवर्धित किसी वस्तु को उत्पादन से लेकर उसका उपभोग तक प्रत्येक चरण में किए गए वैल्यू एडिशन पर लगने वाला कर है। इस प्रकार जीएसटी में प्रत्येक चरण में कर भुगतान किया जाएगा। किसी चरण में जितना भुगतान किया जाएगा उतने ही चरण में भुगतान किया जाएगा। इसीलिए 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर मूल वर्धित टैक्स को वस्तु सेवा कर से निम्नलिखित में किस कर को समाप्त कर दिया गया? मूल वर्धित टैक्स, वन टैक्स, मतलब जीएसटी में एक बार टैक्स देना है। ठीक है, अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर कौन प्रकाशित करता? आर्थिक सर्वेक्षण मतलब समझ रहे हो?
ये इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, भारतीय योजना आयोग द्वारा नहीं, योजना नहीं, भारत सरकार नहीं, ये करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है ना, वो हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। अब देखोगे बजट जारी होने से एक दिन पहले किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण को पारंपरिक रूप से बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है और भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1951-52 में किया गया था। पहला 1951-52 में, 50 में मतलब 1950-51 में किया गया था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पता क्या होती है? देश के जो भी आर्थिक रूप से क्या डिपार्टमेंट के अनुसार से किया जाता है कि कितना उन्होंने खर्च किया, क्या किया, ये सब। ठीक है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभार द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी देखरेख मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। पूरा दस्तावेज विदेश सचिव द्वारा सौंपा जाता है, फिर विदेश मंत्री अंतिम रूप से इसकी मंजूरी देते हैं। देखो, एक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व का पता है ना, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई में किया गया था, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई को किया गया था। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया ना कि वस्तु और सेवा द्वारा निर्मित कर को समाप्त कर दिया गया है मूल वर्धित कर से। भारत का आर्थिक, ये भी मैंने बता दिया, वित्त मंत्रालय द्वारा। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है, पता है किसको? इसको दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले मिला गया था। भारत के सबसे पहला उत्पादित दार्जिलिंग की चाय को मिला था एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये हर वर्ष दिया जाता, मतलब 10 साल के लिए दिया जाता है, समझ रहे हो ना। अगर दे दिया जाता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, नेशनल लेवल पे डिमांड, इंटरनेशनल लेवल पे इसका डिमांड हो जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतन का सह उत्पादों में प्रयुक्त ऐसे चिन्ह है जो उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान या मूल से किया जाता है। ठीक है, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना का विचार निम्नलिखित में किसके प्रस्तुत में किया गया था? गांधीवादी का योजना किया था निम्न नारायण अग्रवाल ने। निम्न नारायण अग्रवाल ने। देखो, जो गांधीवादी योजना था ना, इसकी योजना था गांधी जी के जो आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्री नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। इसी योजना के कृषि क्षेत्र और लघु उद्योग में विकास दर में बढ़ावा दिया। फिर जन योजना आया। जन योजना एन राय द्वारा लाया गया था। ये इनके द्वारा लाया गया था। ये लाया गया था जन योजना। जन योजना लाया था। जन योजना ये 1945 में आया था। 1945 में आया था। ठीक है, फिर है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना भारत में एक नियोजित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया था सर्वोदय योजना। ठीक है, सर्वोदय योजना। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है। याद रखना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की घोषणा किया, मतलब स्थापना किया गया नाबार्ड की। 12 जुलाई 1982। ये कौन सा है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है 1982 में सीवी रमन के समिति के सिफारिश पे किया गया था। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के उपलब्ध कराने के लिए सबसे शीर्ष बैंक है। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और ये क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में सारे कार्य जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था,
अब ये करता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। ये राज्य के सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किया जाता है। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था। गांधीवादी योजना समझ में आ गया, श्री नारायण अग्रवाल ने, श्री मन नारायण अग्रवाल ने। नाबार्ड की घोषणा 12 जुलाई 1982। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये अधिनियम खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा प्रावधान करता है। बिल्कुल, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 60 परिवार आते हैं। नहीं, गलत, ये बात नहीं कहा गया है। देखो, भारत सरकार ने 10 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम घोषणा सूचित किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 47, जो शराबबंदी वगैरह है ना, अनुच्छेद 47 में उल्लेखित किया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषण जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए एक लोक स्वास्थ्य सुधार की सुनिश्चित करे और प्रभावी करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना का 2/3